हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप चाहे क्लर्क, चाहे पीओ या किसी भी गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हमारा मेंस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस। और हम न्यू पैटर्न पे बेस्ड ऑन आईबीपीएस न्यू पैटर्न सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें हम टॉप एमसीक्यूज और लेक्चर की पीडीएफ साथ में प्रोवाइड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सबके सामने। सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, तो हाल ही में जो हमारे जो देश के नए उपराष्ट्रपति हैं, वो है आज से सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए सीपी राधाकृष्णन। आपको यहाँ पे थोड़ा सा और अगर डिटेल में पूछा जाए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इम्पोर्टेंट होती है एज। तो भारत देश के उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी एज क्या होती है, वो है 35 ईयर जो होती है एज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब हमारे देश में जो प्रथम व्यक्ति होता है भारत देश का, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 63 याद रखो कि वो कहता है भारत में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होना, वाइस प्रेसिडेंट होना। 64 से 89 तक ये जो है आर्टिकल कहता है कि यहाँ पे जो भी ऑफिशियल होना या सेकंड नंबर पे राज्यसभा के वो चेयरमैन बनेंगे। आर्टिकल 65 की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट वैकेंसी, ठीक है। जब तक हमारे देश में अगर प्रेसिडेंट नहीं है या वो वैकेंसी फुलफिल्ड नहीं होती, तो वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज मिलता है इनका प्रेसिडेंट का, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। 5 साल का कार्यकाल रहता है, 5 साल तक वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट थी, याद रखिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो उसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जो है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए अगली इंफॉर्मेशन के पास हम बढ़ते हैं। तब तक के लिए आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट है हीरो एशिया कप, ठीक है। तो एशिया कप जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। विनर कौन है वो पूछ सकता है, और कौन से स्टेट में हुआ है। चलिए बात करते हैं। एशिया कप राजगीर बिहार में हुआ है, 2025 का एडिशन, ठीक है। बिहार में हुआ, याद रखिए कौन से शहर में हुआ है, बिहार के राजगीर, ठीक है। राजगीर में इस बार का जो हॉकी है एशिया कप वो हुआ है। भारत और साउथ कोरिया, ठीक है, इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में ये मैच हुआ है, जिन्हों भारत ने यहाँ पे साउथ कोरिया को हराया है, इंडिया फाइनल जीत चुका है। सो याद रखिए विनर है इस साल के एशिया कप राजगीर बिहार के इंडिया। ओके, अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दो चीज होती है, थोड़ा सा ध्यान से और शांति से न्यूज को समझिए। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे मैं भी आपको बताता हूँ, ज्यादा नहीं, सिंपल क्वेश्चन फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए अगस्त 2025 22, ठीक है, तो लास्ट महीने की एकदम न्यूज आई है। डिजिटल लिटरेसी, देखिए एक होती है लिटरेसी नॉर्मल वाली, एक होती है डिजिटल लिटरेसी। तो बाय अचीविंग 100% ऑफ लिटरेसी केरला रीचेस अनदर माइलस्टोन, मतलब क्या है, यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जो केरला स्टेट है, ठीक है, केरला स्टेट है, इन्होंने एक और माइलस्टोन अचीव किया है, मतलब इन्होंने एक और चीज पहले मुकाम हासिल की होंगी, राइट। सो यहाँ पे बात करते हैं न्यू डिजिटली लिटरेट सिटीजन एंड पीपल हु लीड द कैंपेन। तो यहाँ के जो नागरिक हैं इस स्टेट के, कम से कम उनको डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऑपरेट करना या वो डिजिटल सुविधाएं अवेल कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, ठीक है, अपनी बेसिक सुविधाएं, पेमेंट हो गया, या मोबाइल चला के अपना जीवन यापन, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम वो कर सकते हैं वो उस माध्यम से कर रहे हैं। इसीलिए डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, इन केरला ये अचीव कर दिया है। अब ये न्यूज देखिए, ये न्यूज है सितंबर मंथ की 8 तारीख की, इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा राज्य की बात हो रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, राइट। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने फुल्ली लिटरेट, मतलब देखिए वहां डिजिटली लिटरेसी की बात हो रही थी, यहाँ पूर्ण साक्षरता, डिजिटल प्लस यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। सो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने मंडे मतलब 8 सितंबर को डिक्लेयर किया कि हमारा जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसने पूर्णतः
फुल्ली लिटरेट स्ट्रक्चर स्टेट अंडर, यहाँ पे एक स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका नाम है उल्लास। तो यहाँ पे तीन मेजर चीजें रखना है दोस्तों, शांति से फिर से एक और बार मैं दोहराऊंगा। कौन सा राज्य बन गया फुल्ली लिटरेट? वो बन गया हिमाचल प्रदेश। कौन से स्कीम के तहत? उल्लास स्कीम के तहत। अब हिमाचल डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट स्टेट एंड अचीव, कितने प्रतिशत की इन्होंने लिटरेसी यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 100% ही कह सकते हैं, 99.30% लिटरेसी, ठीक है, इन्होंने अचीव की है। देखिए 7% थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, और आज 99% पे ये राज्य खड़ा हुआ है, और खुद को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, कौन से स्कीम के तहत? उल्लास। लेकिन लेकिन याद रखिए, प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो भारत के अभी तक टोटल 4 राज्य फुल्ली लिटरेट स्टेट में अपना नाम दर्ज कर चुका है उल्लास स्कीम के तहत। तो सबसे पहला जो राज्य है मिजोरम, ठीक है, तो मिजोरम वाज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव माइलस्टोन विद लिटरेसी। देखिए 98%, 98% एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स, ठीक है, ये था। परसेंटेज पूछना बहुत ही कम है, लेकिन वो पूछ सकते हैं पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा आपके सामने है। गोवा की बात करूं तो गोवा ने भी इसी साल 99%, 72% पे यहाँ पे अपना नाम दर्ज किया है। उसके बाद त्रिपुरा ने भी यहाँ पे जून महीने में बताया कि हमने भी 95.6, 95.6% उल्लास स्कीम के तहत हमने फुल्ली यहाँ पे लिटरेसी अचीव कर दी है। सो याद रखिए, पूछने की संभावना है कि पहला स्टेट कौन सा है, दूसरा स्टेट कौन सा है, तीसरा स्टेट कौन सा है और चौथा स्टेट कौन सा है, तो आपको याद होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के बाद जो है ये अभी अभी लेटेस्ट जो ऐड हुआ है, और सबसे पहला आपके सामने था मिजोरम। मिजोरम के बाद हम बात करेंगे गोवा एंड त्रिपुरा एंड अगेन एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और एचपी, ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज याद रखो, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है। अगली न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी के हिसाब से, जब भी कोई गवर्नमेंट नया पोर्टल लॉन्च करती है, ठीक है, या कोई ऐसी विशिष्ट सुविधा जो कि हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट डालती है, तो ऐसी न्यूज आई है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है आदिवानी। देखिए आदिवानी क्या है, आदिवानी क्या है, अगर हम आपको इस शब्द का ब्रेक करके बताएं, तो आदिवानी जो है ये किसी भाषा के बारे में बात हो रही है। वाणी मतलब क्या होता है? बोलना, भाषा। और आदि मतलब इन्होंने जो हमारी कम्युनिटी होती है, आदिवासी कम्युनिटी होती है, ट्राइबल लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये डिक्टेट किया। सो आदि प्लस वाणी को मिला के हम बोले तो ये भारत देश का पहला एआई ट्रांसलेटर लैंग्वेज बन गया, ठीक है, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। ट्राइबल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि अगर मतलब आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति जो आदिवासी या ट्राइबल लैंग्वेज नहीं जानता, ठीक है, या वो लोग हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, तो वो जो ब्रिज है उस गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ पे ये ब्रिज का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूछे जाएंगे भी, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा ऐप है जिन्होंने ट्राइबल जो लैंग्वेज है उसके लिए काम किया है, तो वो है आदिवानी। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कभी भी आप देखो कि वो पूछते हैं, आईबीपीएस का एक पैटर्न आ चुका है कि वो पूछते हैं कि ये जो है ये किसके साथ टाई अप हुआ है, मतलब ये जो है किसने लॉन्च किया और किसके साथ टाई अप हुआ। तो यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स प्लीज याद रखना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो हमारे भारत देश की है, उन्होंने इसका एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आदिवानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऐप है, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया है? प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, ठीक है, संयोग सहयोग इसको बचा के रखना, और प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस, जी हाँ, हम ये भी समझ गए। अब यहाँ पे जैसे ये उड़िया, संतली है, भील हो गया, मुंदरी हो गया, यहाँ पे जो है ये गोंडी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, गोंडी लैंग्वेज हो गई। तो यहाँ पे इन लैंग्वेज को इन्होंने पहले प्राधान्य दिया, धीरे धीरे और भी लैंग्वेज ऐड होंगे। तो फर्स्ट फेज में जो ऑफिशियल डेटा है उसमें क्या है, ये जो संथली है, ठीक है, उसके बाद आपकी भील कम्युनिटी जो भील लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बाद जो आपकी मुंदरी जो लैंग्वेज है, गोंडी लैंग्वेज, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और एक गोंडी लैंग्वेज। तो टोटल फिलहाल फर्स्ट फेज में यहाँ पे ये लैंग्वेजेस यहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। उसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये डेवलप किसने किया है, तो आईआईटी दिल्ली। अब यहाँ पे बात आती है हमारी कंप्लीट। तो आईआईटी दिल्ली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आईआईटी दिल्ली,
ठीक है, आईआईटी दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मिल के ये जो है आदिवानी लॉन्च किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट, ओके, रैमन, ठीक है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पे अवार्ड हुआ है, ठीक है, इस साल में 3 यहाँ पे पर्सन्स को मिला है, जिसमें से एक है एनजीओ संस्था है। तो भारत में पहली बार किसी संस्था को ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये मिला है। तो इस जो संस्था का नाम क्या है, वो है एडुकेट गर्ल्स एनजीओ, ठीक है। इस संस्था का जो नाम है एडुकेट गर्ल्स एनजीओ है, ठीक है, एडुकेट गर्ल्स एनजीओ है। वहाँ के जो संचालक है, जो ओनर है, जो इसका विजन था इस एनजीओ का, जिन्होंने लाया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सफीना हुसैन, ठीक है। उनका नाम था सफीना, नाम है, उनका नाम है सफीना हुसैन। तो याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है कि ये जो एनजीओ है ये मतलब किसके बदौलत चल रही है, ओनर कौन है या किनका विजन था? तो ये है सफीना हुसैन, ठीक है। एडुकेट गर्ल्स एनजीओ हमारे भारत देश की है, जो हमारे भारत देश की पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिनको ये ऑनर मिला है। वैसे ही मैं बात करूँ तो मालदीव्स, मालदीव्स के जो है शहाना अली, ठीक है। उसके बाद अभी हमने बात किया फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को प्राधान्यता दी गई है। उसका विजन रखे कि लड़कियां पढ़े, गर्ल्स पढ़े, ठीक है, ताकि एक एजुकेट सोसाइटी फॉर्म हो। एंड जो थर्ड पर्सन है उनका नाम है फ्लाविनिनो एंटीनो वैलिनो, ठीक है, ये फिलीपींस के हैं। ओके, सो याद रख लेना है आपको। उसके बाद अगर रैमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो देखिए ये एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है। अब इस अवार्ड में एशिया में, ठीक है, एशियन कंट्रीज जो है जिसमें गवर्नमेंट सर्विस हो, अगर कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूट पब्लिक सर्विस में, कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, और इसके उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, समाज में कहीं ना कहीं इनके वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आया है, तो इनको ये अवार्ड दिया जाता है। अभी इस अवार्ड को फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, और ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है फिलहाल, ठीक है। और 1957 में रॉकफेलर ब्रदर फंड और फिलीपीन गवर्नमेंट के माध्यम से इसको स्टैब्लिश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते सॉरी, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ठीक है, इसके आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये क्या चीज है सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है ये भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रेमवर्क है इसमें विभिन्न भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग प्रबंधन जैसे हेल्थ हो गया, चिकित्सा हो गया, फार्मेसी हो गया, उनके रैंकिंग, उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया जाता है। मतलब क्या होता है कि कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूट है, कहाँ से रिसर्च अच्छा हो रहा है हमारे भारत देश के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसके इसके उद्देश्य क्या होता है कि जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको हम पहचान सकते हैं और उन्हें रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये जो है, ये जो आपकी NIRF जो रैंकिंग है ये 2015 से शुरू हुई थी देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है। अब आपको अगर मैं बोलूँ तो रैंकिंग किस पैरामीटर्स पे दी जाती है, ठीक है, रैंकिंग किस पैरामीटर्स पे दी जाती है। अब जैसे कि हो गया टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस हो गया, ठीक है, उसके बाद रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसे हो रही है, ग्रेजुएट आउटकम कैसे हो रहे हैं, आउटरीच कैसा हो रहा है, परसेप्शंस कैसी है, ठीक है। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए हम सबके लिए, मतलब अगर आपके भाई बहन हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो, आपके अगर भविष्य में बच्चे कहीं एडमिशंस करेंगे तो क्या होगा कि ये छात्रों और जैसे पेरेंट्स है उनको जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है तो उनको चुनने के लिए ये रैंकिंग काम करती है। तो यह 2025 में इसका 10th एडिशन था। अगेन मैं बात करूं, सेम जो बताया, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है इस साल की रैंकिंग, ठीक है। न्यू कैटेगरी एक ऐड की गई इस बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंट्रोडक्शन में बोला कब आई थी? 2015 में। और टॉप 3, इस साल के जो टॉप 3 NIRF रैंकिंग्स है वो है आपकी IIT मद्रास, ओके, फर्स्ट पे आई है IISc बेंगलुरु, दूसरे पे आई है IIT बॉम्बे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए टॉप 3, ठीक है। MBB, ठीक है, MBB, ठीक है, याद रखिए, MBB, ठीक है, MBB याद रखिए। तो वो है मद्रास, ठीक है, उसके बाद बेंगलोर और IIT बॉम्बे। फोर्थ पे है दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर। सो याद रखिए आपने यहाँ पे मद्रास ने
आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी में, और बैंगलोर उसको फॉलो कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले इंफॉर्मेशन के ऊपर। याद रखिए सितंबर 2 को हमने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया है। डेज भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑन 23 अगस्त। तो देखिए यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक अपॉइंटमेंट हुई है। अगर मैं बात करूं तो अजय बांगा कौन है? अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट है। ठीक है, अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, ये याद रखिए, क्योंकि ऑप्शंस में भी हमने यहाँ पे नाम ऐसे रखे हैं जो जो आपको दूसरी इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे नाम बताए। ठीक है, तो याद रखिए ये जो है आपके सॉरी ठीक है, सो यहाँ पे आपके जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे आपसे तो नेक्स्ट नाम है मशातो कांदा। ठीक है, मशातो कांदा। तो ये जो है ये आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पे चेयरपर्सन है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। ठीक है, सो याद रखिए चेयरपर्सन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो मशाटो कांदा ये प्रेसिडेंट है। उसके बाद अजय बांगा प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद संजय मल्होत्रा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। सो ऑप्शन कौन सा बचा है? डॉक्टर राजीव रंजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजीव रंजन को 5 साल के लिए यहाँ पे नियुक्ति दी गई है, और उनको 35+ सालों का यहाँ पे आपको अनुभव है। उसके बाद ये मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है रिजर्व बैंक की, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस बार क्या हुआ है? चेंजेस हुए हैं। 23 सितंबर को अब से हम हर साल कौन सा डे मनाएंगे? आयुर्वेदा डे। पहले हम मनाते थे धनवंतरी जयंती को। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो याद रखिए 23 सितंबर। उसी के साथ हम बात करेंगे मनिका विश्वकर्मा। 22 साल की उम्र में इन्होंने, जो राजस्थान श्री गंगानगर से आते हैं, यहाँ पे उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया जो जयपुर में हुआ है जीता है। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम। चलिए बात आगे करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज की। मिलिट्री एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास 2025 जो ये हुई है, ये भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में हुई है। कहाँ पे हो रही है? अलास्का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंडिया आपकी जो है यूएस। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि अलास्का में भारत और कौन से कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, या इसका वाइस वर्सा कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हो रहा है ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलिए आगे बात करते हैं। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द फीडे वर्ल्ड कप। तो जो ये चेस का यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, तो ये कौन सा राज्य है भारत का वो होस्ट करने वाला है? सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, गोवा। ठीक है, सो गोवा ये फीडे वर्ल्ड कप यहाँ पे होस्ट करने वाला है। चलिए इंपॉर्टेंट फिर से एक बार है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अनुतीन शारनविलाकुल। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए इंडिया क्रिएट हिस्ट्री, भारत का पहला सेमीकंडक्टर। देखिए याद रखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप, इसका नाम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। विक्रम 32 याद रखिए, इंडिजीनियस मतलब स्वयं भारत ने बनाया है। उसके बाद ये कितनी बिट प्रोसेसर चिप है? यह है 32 बिट प्रोसेसर चिप। डेवलप किसने किया है? जो है हमारी इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ठीक है, याद रखिए विक्रम 32। ऑप्शन आपको दे देगा विक्रम 32, 33, 34, 35, एंड बचे बोलेगा कि आपको भारत के पहला सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है। चलिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो याद रखिए हाल ही में जो यहाँ पे कैबिनेट मतलब भारत सरकार के यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिसीजन लिया गया है कि एक जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सो ये जो सॉरी, ये जो एयरपोर्ट है, ये न्यू एयरपोर्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है,
पहले से ये अनडेवलपमेंट रहेंगी जो न्यू एम्प्टी लैंड होती है, और यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़े फोड़े बिना यहाँ पे जो न्यूली फ्रेश एयरपोर्ट बनते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन फील्ड लैम्प। ठीक है, बंजर जमीन ग्रीन फील्ड लैम्प पे यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट होता है, जिसमें पहले से कोई भी चीजें बनी नहीं होती है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कोटा बूंदी एयरपोर्ट को मान्यता दी गई है। कोटा बूंदी एयरपोर्ट आपके राजस्थान में आएगा। और दो चीज याद रखना है, न्यू फील्ड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। और कैबिनेट ने इसको कितना कुल बजट अलॉट किया है, 1507 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1507 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज कर लीजिए और एक बार जरूर ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए। हमने पिछले लेक्चर में भी हर बार हम ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है ये रिपीट करते हैं, लेकिन आपको इस बार इसको पॉज करना है और एक बार नजर घुमाना है। वैसे ही अगर बात करो, हमने ऑबिचुरीज की भी बात की है पिछले वीडियो में, ये आपको रिपीट करना है क्योंकि ये स्टैटिक चीजों में आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हो गया बसंती चटर्जी, शिबू सोरेन, जयंत नार्लिकर, सत्यपाल मलिक। ठीक है, उसके बाद नागालैंड गवर, और ये जहाँ पे मैंने टिक किया एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। या तो पूछेंगे कि जो है अच्युत पोद्दार है वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, आपको दे दिया जाएगा स्पोर्ट्समैन, एक्टर, और जो अब दूसरे दूसरे ऑप्शन आपको एक्टर पे क्लिक करना है। नागालैंड के जो गवर्नर थे वो पूछेंगे कि जो ला गणेशन है वो कौन से है थे, चीफ मिनिस्टर थे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे कि आपके गवर्नर थे। ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड वॉइस वर्सा। अगेन आपको इसको भी पॉज करना है क्योंकि ये जो तीन चीज है मैं हर वीडियो में रिपीट कराता हूँ, क्योंकि स्टैटिक एक एक मार्क आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे महालेखागार नियंत्रक को कौन से किसको अपॉइंट किया गया है। सो आपके जो ऑप्शन है टीसीए कल्याणी। ठीक है, टीसीए कल्याणी ये हमारे भारत देश के नए कंट्रोलर जनरल अकाउंट आपके कैग में अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त किया गया है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कैग और ये कंट्रोलर ऑडिटर क्या होते हैं। देखिए कैग कल्याणी, ठीक है, याद रखिए टीसीए कल्याणी को भारत का 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मतलब नियुक्त किया गया है। कल्याणी किनको रिप्लेस करने वाले हैं, एसएस दुबे। ठीक है, इनको रिप्लेस करेंगी जो इस पोस्ट पर मार्च 2024 से नियुक्त थे। ठीक है, अब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये इंडियन गवर्नमेंट की अकाउंटिंग को देखता है, राइट। इंडियन गवर्नमेंट की अकाउंटिंग मतलब भारत सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, और अकाउंटिंग के लिए एडवाइस भी करती है। ठीक है, 1975 में ये जो है हमारी बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बना था। ओके, चलो आगे बात करते हैं। रिसेंटली यूएनएफपीए, ठीक है, अपॉइंटेड होम एज द हॉनरी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी के ब्रांड एम्बेसडर यूएनएफपीए ने किसे अपॉइंटमेंट किया है। सो द करेक्ट आंसर इज कृति सनान। ठीक है, कृति सनान को यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है। रिसेंटली एक और नई अपॉइंटमेंट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी शस्त्र सीमा बल। सो आपके जो यहाँ पे एसएसबी शस्त्र सीमा बल के नए अपॉइंटमेंट हुई है, इनको दिया है संजय सिंघल को। ठीक है, तो संजय सिंघल ये अभी से जो हमारे नए डीजी है, ठीक है, इनको सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का डीजी नियुक्त किया गया है। एम प्रसाद को रिप्लेस किया है इन्होंने। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ठीक है, ये जो है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और ये काम क्या करते हैं, नेपाल और भूटान के साथ इंडिया की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। और 20 दिसंबर 1963 को इनका फॉर्मेशन हुआ है। हम बात करेंगे आगा खान रिवॉर्ड। ठीक है, सो आगा खान रिवॉर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, फेमस जो आगा खान अवार्ड है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो राइट आंसर है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में ये जो है फेमस आगा खान अवार्ड ये दिया जाता है। इंपॉर्टेंट एक और न्यूज है बैंक ऑफ बड़ौदा की, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा डीजी उद्यम। ठीक है, सो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फुल्ली डिजिटल है और कोलैटरल फ्री लेंडिंग है। ठीक है, कोलैटरल फ्री लेंडिंग स्कीम लाई गई है। ठीक है, सो आप सभी को पता है कि कोलैटरल सॉरी कोलैटरल फ्री लेंडिंग ये क्या होता है। सो यहाँ पे अगर बात करें
तो जो लोन्स होते हैं, जो आपको दिए जाते हैं, उनके लिए कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी या कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, ठीक है? उसके बदले आपको नहीं ली जाती, ठीक है? लेंडर अप्रूव मतलब ये लोन आपको सीधा मिल जाता है, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट के तरफ से ऐसी स्कीम रहती है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको लॉन्च किया, बैंक ऑफ बड़ौदा डीजी उद्यम, ठीक है? एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर माइक्रो, ठीक है? छोटे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए, ठीक है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ये डिजाइन की गई है स्कीम। अब ये स्कीम ऑफर क्या करेंगी, ठीक है? एंड ये योजना 1 वर्ष के अवधि के लिए, 1 साल के लिए 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन सिंपली पूछेगा क्या ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम है डीजी उद्यम, इसमें क्या कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल है? जी हाँ है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको कितने लाख से कितने लाख रुपए का यहाँ पे लोन दिया जाएगा? सिंपल सी बात है, 1 साल के लिए 10 से 50 लाख के लिए आपको ये दिया जाएगा और लोन कवर होते हैं सेंट्रल गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया फर्स्ट, ठीक है? क्या बात हो रही है यहाँ पे? इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, ठीक है? तो किसने लॉन्च किया है? भारत देश का सबसे पहला वल्चर, गिद्ध, ठीक है? उनके कंजर्वेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। सो ये जो फाउंडेशन है वी फाउंडेशन इंडिया, ठीक है? वी फाउंडेशन इंडिया प्लस कोलैबोरेशन किसके साथ किया? डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गुवाहाटी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है असम की, उसके साथ ये जो है कोलैबोरेशन हुआ है और इन्होंने लॉन्च किया भारत देश का पहला डेडिकेटेड वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, ठीक है? ये वल्चर कंजर्वेशन नेटवर्क गुवाहाटी। द लॉन्च इवेंट फॉर ऑर्गेनाइज अहेड इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे विच वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फर्स्ट ऑफ सैटरडे ऑफ सितंबर, ठीक है? तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वल्चर आपका कंजर्वेशन पोर्टल है, ये कौन से स्टेट ने या कौन से राज्य ने यहाँ पे लॉन्च किया? तो वो है आपका सही आंसर असम, ठीक है? चलिए असम है। उसके बाद स्पोर्ट्स की एक और न्यूज है हमारे सामने। मैक्स वर्स्टेपन जो है इन्होंने 2025 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है? सो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है ये हुआ है मोन्जा इटली में और विनर्स आपका अभी जो है वो है बेल्जियन जो है डच मैक्स वर्स्टेपन, रेडबुल इनकी तरफ से ये रेस करते हैं। थर्ड विक्ट्री है F1 सीजन 2025 में इनकी, ओवरऑल 66th विक्ट्री है। याद रखिए नाम बार बार नाम आता है, मैक्स वर्स्टेपन। अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज के लिए इतना ही हम यहाँ पे रुकेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो के लिए एक छोटा सा आपका प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको हमारे चैनल से न्यूज, करंट अफेयर्स, डेली जॉब्स अपडेट, ठीक है, जो भी हम डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो सकते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपको एक काम करना है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है टेलीग्राम की, उसे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और पीडीएफ आप वहां से पा सकते हैं और अन्य भी सुविधाएं आप तक पहुंचाई जाएगी। प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड रिव्यू जरूर दीजिए आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।